हेलो गाइस, अंशुमन जोशी दिस साइड और आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको इसका फर्स्ट चैप्टर द कोल्ड वॉर एरा करवा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो भी देख लीजिए। उसकी हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया हमारे चैनल पे और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम चैप्टर 2 की बात करेंगे। हम आपको जैसे शॉर्ट नोट्स की तरह बताएंगे जिसमें आपको कम टाइम में जो है पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। उसके बाद सबसे पहले हम आपको फैक्ट्स बताएंगे जो आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर हम आपको वर्ड्स बताएंगे किन किन वर्ड की डेफिनेशन पेपर में आ सकती है या फिर जो आपको समझने चाहिए। और फिर हम अगर इसकी ज़रूरी होगी तो इसकी टाइमलाइन भी आपको बता देंगे कि अगर कौन कौन सी जो सन में कौन कौन सी चीज़ें होती है जिससे आपको हर एक चीज़ सेपरेट सेपरेट मिल जाए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं फैक्ट्स दैट मैटर, यानी ऐसे फैक्ट जो आपके पेपर में आ सकते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया 1917 gave birth to USSR with inspiration of socialism, ensuring minimum standard of living for all its citizens, and also the government subsidized basic necessities and productive assets were owned and controlled by the state। यानी अब एक चीज इसमें आपको समझानी है कि यूएसएसआर का जो जन्म है वो कैसे हुआ और ये क्या काम करता है। यानी अब जो 1917 में रशिया में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था उसने जो यूएसएसआर को जन्म दिया था एक सोशलिज्म की इंस्पिरेशन के साथ। और ये यूएसएसआर जो है ये इंश्योर करता है कि हर इंसान को जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले। यानी मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसे अपन बोल सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन, गुड मेडिकल केयर्स और जैसे टेक्नोलॉजिकल स्किल्स वगैरह, ये चीज़ें जो है ये मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर आती है। तो यूएसएसआर ये इंश्योर करता है कि सब सिटीजन्स को ये चीज़ें मिले। और बाकी जो जैसे बेसिक जो नेसेसिटीज है, बेसिक नेसेसिटीज की जो चीजें हैं वो गवर्नमेंट की सब्सिडाइज्ड रेट पे मिले, यानी सस्ती रेट पे मिले। और जो भी प्रोडक्टिव एसेट्स है वो सारे स्टेट के द्वारा कंट्रोल किए जाए। यानी अब मैं आपको बेसिकली जैसे एक पूरा ओवरव्यू बताऊं कि यूएसएसआर का जो है वो सोशलिज्म के इंस्पिरेशन पे वर्क करता है और ये इंश्योर करता है कि हर जो सिटीजन है उसको मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले और जो भी बेसिक नेसेसिटीज की चीजें हैं वो गवर्नमेंट की सब्सिडाइज्ड रेट पे मिले। और जो भी जैसे प्रोडक्टिव एसेट्स है, जैसे मान लीजिए कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई भी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री, सब कुछ जो है स्टेट के कंट्रोल में होगा। अब जानते हैं सेकंड पॉइंट, रशिया वाज द ओनली रिपब्लिक अमंग 15 रिपब्लिक हु डोमिनेट्स एवरीथिंग एंड द पीपल इन द रीजन। यानी रशिया जो था, अब जैसे यूएसएसआर के अंदर टोटल 15 रिपब्लिक थे जो आपको इस पॉइंट से पता चलते हैं। इसके अंदर जो रशिया वो सबसे डोमिनेटिंग रिपब्लिक था, ये हर चीज को डोमिनेट करता था। इनफैक्ट वहाँ के लोगों को भी डोमिनेट कौन करता था? रशिया करता था। इसको बाद में एक तरह से यूएसएसआर का सक्सेसर भी माना जाएगा और इसको यूएन की सीट भी मिलेगी। वो हम आपको अगले वीडियोस में बताएंगे, या फिर अगर इस वीडियो में इस चैप्टर में आपके क्वेश्चन रहेगा इंपॉर्टेंट रहेगा तो इस चैप्टर में भी हम आपको बता देंगे। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, सोवियत यूनियन लैग्ड बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कुड नॉट फुलफिल पॉलिटिकल एस्पिरेशन ऑफ पीपल। सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान इन 1979 आल्सो वीकेंड द सिस्टम फर्दरमोर। यानी अब इसका क्या मतलब है? यानी सोवियत यूनियन जो है वेस्ट टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे रह गया। अब वेस्ट के यहाँ पे बात हो रही है मेनली यूएस से। यानी ये दो ही तो सुपर पावर थे, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि दो सुपर पावर थी, यूएस और यूएसएसआर। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा जो पिछले वीडियो कोल्ड वॉर है मैं थोड़ा सा बता दूं कि वो कोल्ड वॉर क्या है, जिससे आपको इस चैप्टर को भी समझने में आसानी होगी। क्योंकि हमारी जो 12th की बुक है ये पूरे एक तरह से पूरी कहानी है चलती आ रही जिसको चैप्टर में डिवाइड किया गया है। तो अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देख लीजिए, जब उस पहले के टाइम पे जो है हमारे वर्ल्ड में दो सुपर पावर हुआ करती थी, यूएस और यूएसएसआर। एक वेस्ट में थी और एक ईस्ट में थी। अब यूएस जो अपने आप को, इन दोनों के बीच में क्या है वो कंपटीशन चलता रहता था कि कौन सुपीरियर है, कंपटीशन चलता था, जो टेंशन्स होती थी और खुद को सुपीरियर दिखाने की जो होड़ चलती थी उसी को कोल्ड वॉर कहा गया है। ये दोनों जो अपने आसपास की कंट्रीज को अपने साथ मिलाते जा रहे थे जिससे इनका जो एरिया बड़ा हो जाए और इनकी जो पावर भी बढ़ जाए और जो भी साथ में इनके कंट्री जुड़ रही थी उनके जो रिसोर्सेज का एक्सेस भी इनको मिल जाए। तो ये चीज थी। और बाकी भगवान की कृपा से ये क्या हुआ कि ये जो इनका जो कोल्ड वॉर है ये हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ। अगर ये हॉट वॉर में कन्वर्ट हो जाता तो पूरे वर्ल्ड में एक हैवी डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता और वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता था। फिर जैसे यूएसएसआर, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोल्ड वॉर क्यों रह गया और अब फिर ये कोल्ड वॉर खत्म कैसे हो गया। तो मैं बताता हूँ कोल्ड वॉर खत्म हो गया क्योंकि जैसे मान लीजिए यूएस और यूएसएसआर दो पावर थी। अब इनमें से एक जो यूएसएसआर जो पावर है उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, यानी वो टूट गया, यूएसएसआर खत्म हो गया। तो जब एक ही सुपर पावर बची तो किसके साथ जो है लड़ाई करेगी, किसके साथ जो कंपटीशन करेगी, किसके साथ उसके टेंशन्स बढ़ेंगे। तो इसलिए यूएस जो है वो एक तरह से एक डोमिनेटिंग सुपर पावर बन गया था।
अब वो इसका कैसे हुआ था, इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन कैसा हुआ था यूएसएसआर का, वही हम इस वीडियो में जानेंगे। अब इस चैप्टर का नाम भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस चैप्टर का नाम है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अब बाइपोलैरिटी का मतलब क्या होता है, यानी पूरे वर्ल्ड को खाली दो सुपर पावर्स के थ्रू डोमिनेट किया जाने वाला, यानी केवल दो सुपर पावर थी पूरे वर्ल्ड में, वही पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करती थी। कौन कौन सी थी, मैंने अभी आपको बताया, यूएस और यूएसएसआर। यानी ये दो, अब जैसे इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ और उसी के साथ जो है कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया था और बाइपोलैरिटी भी खत्म हो गई थी, क्योंकि फिर तो एक ही जो है सुपर पावर बची थी। अब हम इस पॉइंट का मतलब जानते हैं कि अब हमने देखा, ऊपर पढ़ा कि जो यूएसएसआर था वो सोशलिज्म की भावना पे काम करता था, यानी कम्युनिज्म की भावना पे काम करता था, और जो यूएस था वो कैपिटलिज्म की भावना पे काम करता था, यानी कैपिटलिज्म के बेस पे काम करता था। अब इसमें अब आपको भी एक चीज पता होगी, अगर किसी भी देश को डेवलपमेंट करना है, उसको बहुत सारे वेपन्स बनाने हैं, अपने जो नेबर कंट्रीज या फिर जो अपनी राइवल कंट्रीज जो है उनके अगेंस्ट में आपको कुछ बड़ा बनना है, कुछ बड़ा आपको करना है, उसके लिए आपको कैपिटल की जरूरत तो पड़ेगी। कंट्री में बहुत कैपिटल चाहिए, पर ये जो यूएसएसआर है वो कैपिटल की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, जबकि यूएस जो था वो कैपिटल की तरफ ध्यान दे रहा था। वो अपनी जो मिलिट्री को, वो अपने जो वेपन्स वगैरह है, अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता जा रहा था। सोवियत यूनियन इसी वजह से जो है वेस्ट से यानी यूएस से टेक्नोलॉजी में पीछे रह गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे रह गया, और जो लोगों की पॉलिटिकल एस्पिरेशन होती है उसको भी फुलफिल नहीं कर पाया। देख लीजिए, और जो सोवियत इन्वेजन हुआ था अफगानिस्तान में 1979 में, उससे क्या हुआ, जो सिस्टम पहले से ही वीक था इतना और वीक हो गया। आगे जानते हैं। Mikhail Gorbachev, General Secretary of Communist Party of Soviet Union in 1985, initiated the policies of economic and political reforms to democratize the system, which were opposed by leaders within Communist Party and contradictory view of people. यानी मिखेल गोर्बाचेव कौन था, जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। दोस्तों ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये एक तरह से लीडिंग पार्टी है, एक तरह से ये मान सकते हैं आप मोनार्की चल रही थी, यानी कई लंबे टाइम से खाली ये एक ही पार्टी जो है यूएसएसआर पे रूल करती आई है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि यूएसएसआर जो है कम्युनिज्म की भावना पे वर्क करता था और ये कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसी वजह से ये रूल करती आ रही थी। इसका जनरल सेक्रेटरी था मिखेल गोर्बाचेव, जो सोवियत यूनियन का 1985 में इसने क्या करा, एक बहुत सारी पॉलिसीज लेके आए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए, जिससे पूरे सिस्टम को डेमोक्रेटाइज कर सके, यानी पूरे सिस्टम को अच्छे से डेमोक्रेसी के थ्रू चला सके या डेमोक्रेसी के आधार पर चला सके। पर इसके ये जो पॉलिसीज लेके आए थे, इसी की जो कम्युनिस्ट पार्टी में ये था, और इसी की पार्टी के लीडर्स द्वारा इसके जो पॉलिसीज को अपोज किया गया, यानी उसके जो अपोजिशन में खड़े थे वो इसी के पार्टी के लीडर्स थे, और लोगों के अंदर जो है वो क्या कर रहे थे, विरोधी जो भावनाएं, विरोधी जो व्यू है वो फैला रहे थे। अब द पीपल ऑफ रिपब्लिक हैड बीन फेड अप विद ओल्ड स्टाइल ऑफ रूल सोवियत ब्लॉक, and in December 1991, under the leadership of Boris Yeltsin, an elected leader, Russia, Ukraine and Baltics declared themselves independent. अब इसमें क्या पॉइंट है, अब ये दोस्तों जो रशिया यूएसएसआर के जो लोग थे वो पुराने स्टाइल के जो रूल कर रहा था, सोवियत ब्लॉक जो रूल कर रहा था, कम्युनिस्ट पार्टी जो रूल कर रहे थे, वो एक तरह से रूल से पक गई थी। आप समझ सकते हैं पक गई थी, क्योंकि कंट्री में अगर आपको कंट्री को बड़ा बनाना है तो कंट्री में डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए कैपिटल चाहिए और कैपिटलिज्म की भावना चाहिए। बट ये कम्युनिज्म पे वर्क कर रहे थे, कैपिटलिज्म में ध्यान ही नहीं दे रहे थे, इसलिए जो वहाँ की जनता थी वो बिल्कुल परेशान हो गई थी। और फिर दिसंबर 1991 में इन्होंने क्या करा, बोरिस येल्टसिन जो कि एक इलेक्टेड लीडर था, इनकी लीडरशिप के अंदर जो रशिया, यूक्रेन और बाल्टिक्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। अब दोस्तों ये जो आपकी बुक है इसी में आपको पता चलेगा, इनफैक्ट इसी चैप्टर में आपको पता चलेगा जो रशिया यूक्रेन वॉर का जो सिस्टम है, जो रशिया यूक्रेन वॉर का जो रीजन है वो क्या है। अब मैं आपको अभी बता देता हूँ, वैसे मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए हमने देखा था रशिया और यूक्रेन और बाल्टिक्स, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, किससे, यूएसएसआर से। ठीक है, इसका मतलब रशिया और यूक्रेन दोनों यूएसएसआर का पार्ट था, दोनों एक तरह से दोस्त मान सकते हैं आप। फिर आप सोच रहे होंगे अगर ये दोस्त थे तो इनके बीच में जो युद्ध की स्थिति कैसे बनी, मैं आपको बताता हूँ। ये दोनों जैसे दोस्त थे, अब क्या करा जो यूएस, अब दोनों जो सुपर पावर थी यूएस और यूएसएसआर, अब इन दोनों को अपनी अपनी पावर्स को बढ़ाना था, अपने जो पड़ोसी देशों को जोड़ना था, इसलिए दोनों ने अपनी अपनी अलायंस जो बनानी शुरू करी। उसमें यूएस ने एक अलायंस बनाई थी नाटो, सीटो और सेंटो, ये 3 अलायंस यूएस ने बनाई थी, और यूएसएसआर ने बनाई थी वर्सो पैक्ट। ठीक है, अब यूएस ने जो नाटो बनाया था, यानी वो यूएस का पार्ट हो गया, एक तरह से यूएस की सहयोगी कंट्री होगी। अब यूक्रेन चाहता है कि वो जाके नाटो में मिल जाए,
और रशिया ये सोच रहा है कि ये पार्ट तो यूएसएसआर का है, इसको वर्सो पैक्ट में मिलना चाहिए, बट ये नाटो में मिलना चाहता है। और रशिया ये नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है वो जाके नाटो में मिल जाए, क्योंकि दोस्तों उसके बाद जो यूएस को यहाँ का एक्सेस भी मिल जाएगा, उसको वो सब चीजें पे यहाँ पे ध्यान रख सकता है। इसलिए रशिया ये नहीं चाहता और इसीलिए उसने उस पर हमला कर दिया। तो ये था रीजन इस वॉर का। और जानते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स CIS came as a surprise, and all the exclusion of these states were resolved by making them founder members of CIS। यानी अब जो ये देश जो आजाद हुए थे, रशिया, यूक्रेन, बाल्टिक्स, अब इनके अंदर क्या हुआ, वो मतलब वो भावना चलने लग गई कि मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, इनके बीच में जो है लड़ाई चलने लगी। इसके लिए इसको सुलझारा करने के लिए क्या हुआ, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS को लाया गया। ये एक तरह सरप्राइज की तरह है इन लोगों की लड़ाई को खत्म करने के लिए, और इसने जो है इन तीनों देशों को ही जो है इसका फाउंडर मेंबर बना दिया। Russia was accepted as successor state of Soviet Union by inheriting a Soviet seat in UN Security Council, who accepted all international treaties and commitments of Soviet Union and carried out some nuclear disarmament measures with the US। अब इसका क्या मतलब है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रशिया को जो है वो सोवियत यूनियन या फिर USSR का सक्सेसर स्टेट माना जाता है, यानी एक तरह से उसका जो उत्तराधिकारी माना जाता है, और इसलिए उसने जो UN सिक्योरिटी काउंसिल में सोवियत यूनियन की जो सीट थी वो भी ले ली थी। अब जो भी जो सोवियत यूनियन के बिहाफ पे जो भी कमिटमेंट्स होते हैं, जो भी ट्रीटीज होते हैं, वो कौन करता है, रशिया करता है। किसके बिहाफ पे, सोवियत यूनियन के बिहाफ पे। और बाकी यूएस के साथ जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट वगैरह के जो मेजर्स होते हैं वो सब भी कौन देखता है, रशिया देखता है। किसके बिहाफ में, USSR के बिहाफ में। Now Soviet Union had been disintegrated on the grounds to maintain nuclear and military arsenals, awareness of people of their backwardness than Western capitalism, as well as alienation of ordinary people who were exempt from any kind of privileges। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है कि सोवियत यूनियन जो है अब टूट चुका है। किसकी वजह, क्यों टूट चुका, क्योंकि अब उसके जो है न्यूक्लियर, अब जैसे मान लीजिए कैपिटलिज्म नहीं है तो उसमें न्यूक्लियर डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा, मिलिट्री पे भी अच्छा खासा पैसा खर्च नहीं कर पाएगा, इसलिए मिलिट्री भी इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। और बाकी वहाँ के जो लोग हैं उनमें भी अवेयरनेस जाग गई कि वो कितने बैकवर्ड है वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से, यानी वेस्टर्न जो कैपिटलिज्म है उसको कितना पीछे है, लोगों को पता चलने लग गया। और बाकी जो कई ऐसी पॉलिसीज थी जिनमें जो ऑर्डिनरी पीपल थे उनको बाहर निकाल दिया गया था कई पॉलिसीज में से। तो इससे क्या हुआ, इन सब के अंदर जो एक भावनाहीन भावना जागने लग गई कि ये जो कम्युनिस्ट सिस्टम है बहुत बेकार सिस्टम है। ये चाहते थे कि यहाँ पे भी जो है कैपिटलिस्ट सिस्टम ही आए। आगे देखते हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड द डिजायर फॉर सॉवरेनिटी विद इन रिपब्लिक लाइक रशिया, द बाल्टिक रिपब्लिक्स, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया इसके अंदर आती है, यूक्रेन, जॉर्जिया एंड अदर प्रूव टू बी द मोस्ट इमीडिएट कॉज फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। यानी यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का जो इमीडिएट कॉज था वो क्या था कि ये जो जैसे अब बहुत सारे जो नेशंस थे, रिपब्लिक्स थे, जैसे रशिया, बाल्टिक रिपब्लिक जिसके अंदर एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया आता है, यूक्रेन, जॉर्जिया, इन सब के अंदर क्या होने लग गया कि अपने ऐसे होने लगा, नेशनलिज्म की भावना जागने लग गई, राष्ट्रवाद भी भावना जागने लग गई। उनको क्या लगा कि हमारा जो सेपरेट कंट्री होना चाहिए, हम जैसे किसी के अंडर में नहीं काम कर सकते। अब क्या हुआ था, जैसे एक पूरे यूएसएसआर का पार्ट थे, अब इनको जो है यूएसएसआर के जो हेड थे उनकी बात माननी पड़ती थी, यूएसएसआर की बात माननी पड़ती थी इन सभी कंट्रीज को। तो ये चाहते थे कि हम खुद का राष्ट्र बनाए, खुद के हिसाब से अपन पॉलिसी बनाए, सब कुछ जो हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी मिलिट्री पॉलिसी, हमारी रिफॉर्म पॉलिसी, सब कुछ जो हमारे हिसाब से हो, यूएसएसआर के हिसाब से नहीं हो। तो ये एक इमीडिएट कॉज था यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का। अब disintegration of USSR resulted into the end of Cold War confrontation, created dominant capitalist system, emerged many new states, and the advantage was taken by Central Asian countries of their geographical locations by maintaining relation with the Russia, the West, the US, China and others। अब इसमें क्या दिया गया, यानी यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ उससे क्या हुआ, जो कोल्ड वॉर है वो एंड हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोल्ड वॉर की जो कन्फ्रंटेशन चल रही थी वो एंड हो गई थी, क्योंकि दो सुपर पावर में से एक सुपर पावर टूट चुकी थी, तो केवल एक बची थी। इससे जो कैपिटलिस्ट सिस्टम था वो डोमिनेट करने लग गया था और बहुत सारे नए स्टेट भी उभर के आए। और इसी का इन सब का एडवांटेज किसने लिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने लिया, बिकॉज उनकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन थी, ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है उनकी इस प्रकार की लोकेशन है कि वो अपने चारों तरफ से जो एक रिलेशन बना सकती है, रशिया से भी बना सकती है, वेस्ट में यूएस वगैरह से भी बना सकती है, और जैसे चाइना से बना सकती है,
और बाकी जो मतलब लगभग हर कंट्री से, हर कोने से जो है वो कनेक्शन बना सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है वो सेंट्रल पोजीशन है। अब आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम एन ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू ए डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ केम टू बी नोन एज शॉक थेरेपी। यानी जो एक सोशलिस्ट सिस्टम से जो डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो एक पूरा ट्रांजिशन हुआ, पूरा तो चेंज हुआ है। यहाँ पे हम यूएसएसआर की बात कर रहे हैं, रशिया की बात करें, सेंट्रल एशिया की बात करें और ईस्ट यूरोप की बात करें, जो पहले यूएसएसआर का पार्ट थी। ठीक है। अब इनमें जो जैसे ऑथोरिटेरियन जो सोशलिस्ट सिस्टम से सीधा जो डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो इनका स्ट्रेच हुआ है या फिर जो स्विच हुआ है, जो ट्रांजिशन हुआ है, वो किससे इन्फ्लुएंस हुआ? वो हुआ वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, जिनसे इनको अपनी कंट्री को जो ग्रो करने के लिए फंड मिल सकता है, इसलिए वो कैपिटलिस्ट की तरफ स्विच हुए। और इसी को जो इस पूरी प्रोसेस को जो ये स्विच हुए, इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? शॉक थेरेपी। Shock therapy involved privatization of property, private firms emergence, complete switch over to free trade and foreign direct investment, financial opening up, currency convertibility, as well as breakup of existing trade alliance among the countries of Soviet bloc to maintain relation directly with the West. यानी शॉक थेरेपी में क्या क्या आता है? यानी प्रॉपर्टी का प्राइवेटाइजेशन करना, यानी जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया था कि यूएसएसआर के अंदर जो भी जो प्रॉपर्टी वगैरह थी, जो भी प्रोडक्शन यूनिट्स वगैरह थी, वो सब चीजें किसके अंदर आती थी? स्टेट के कंट्रोल के अंदर आती थी। फिर उसके बाद जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, यूएस में ये सिस्टम नहीं चलता था, यूएस में सब प्राइवेट फर्म्स थी। इसलिए यहाँ पे भी जो शॉक थेरेपी में क्या आता है? जो प्रॉपर्टी का प्राइवेटाइजेशन करना आता है, और जैसे बहुत सभी लोगों ने एक साथ जो अपने फर्म को प्राइवेट करा। फिर जो फ्री ट्रेड की तरफ सबने स्विच करा, यानी पहले जो है पहले जो यूएसएसआर था वो ट्रेड करने का चार्ज करता था, टैक्स लगता था, पर फिर इन्होंने अपनी ट्रेड को बढ़ाने के लिए इन्होंने फ्री ट्रेड कर दिया, फ्री ट्रेड की तरफ स्विच कर दिया, और फॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होने लग गई, फाइनेंशियल बनने लग गए लोगों के, और करेंसी कन्वर्टिबिलिटी भी अच्छी हो गई। और इसी के साथ जो पुरानी जो ट्रेड अलायंस थी बहुत सारी कंट्रीज के साथ, जो सोवियत ब्लॉक ने बनाई थी, उसको उन्होंने खत्म करा और अपनी जो है नई पॉलिसीज बनाई और डायरेक्टली जो है वेस्ट से रिलेशन बना लिए। अब शॉक थेरेपी किस में रिजल्ट हुआ? शॉक थेरेपी रिजल्टेड इन द लार्जेस्ट ग्रास सेल इन हिस्ट्री, declined value of Russian currency ruble due to inflation, food was imported, destroyed all social welfare system, migration of educated and intellectual manpower and disparities due to privatization between rich and poor regions of Russia. अब इसके अंदर क्या हुआ? देखो, शॉक थेरेपी आने की वजह से क्या हुआ? वर्ल्ड की या फिर दुनिया की सबसे बड़ी जो गैराज सेल हुई। इसके अंदर क्या हुआ कि जैसे एक बहुत लोग जो है अपनी जो फंड्स वगैरह वो बेचने लग गए थे। अब इसके अंदर एक और चीज हुई कि ये जो रशियन करेंसी जो रूबल है उसकी वैल्यू गिरने लग गई। किस वजह से गिरने लग गई? इन्फ्लेशन की वजह से। फूड इंपोर्ट होने लग गया था, यानी फूड एक्सपोर्ट होना चाहिए किसी कंट्री का जब वो पॉजिटिव साइन दिखता है, पर फूड इंपोर्ट होने लग गया था। और जो पुरानी जो सोशल वेलफेयर सिस्टम थे जो उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था, और जो भी एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल मैन पावर था वो सारा माइग्रेट करने लग गया था, यानी दूसरी कंट्रीज में, यूएस की तरफ या फिर दूसरे जो कंट्रीज में जाने लग गया था। और जो बीच की जो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई होती है वो बढ़ने लग गई थी रशिया में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूली डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वाज ड्राफ्टेड इन ए हरी वेयर स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव्स अपॉइंटेड देमसेल्व्स एज प्रेसिडेंट्स ड्यू टू वीक पार्लियामेंट एंड लैक ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी एज इन रशिया, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। अब क्या हुआ, जो अभी नई नई जो डेमोक्रेटिक कंट्री हुई है, यानी रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, बाल्टिक्स, जो भी ये जो नई नई कंट्रीज आई, इनके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि इन्होंने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जल्दी जल्दी में ड्राफ्ट कर लिया। अब इसके अंदर क्या हुआ, जो स्ट्रॉन्ग जो एग्जीक्यूटिव थे, यानी स्ट्रॉन्ग जो लोग थे, जो पावर में जो लोग थे, उन्होंने अपने आप को जो है प्रेसिडेंट बना दिया कंट्री का। और किसकी वजह से? जो पार्लियामेंट उनकी वीक थी, इसलिए वो अपोज भी नहीं कर सकती थी, और जो जुडिशरी इतनी इंडिपेंडेंट नहीं थी इंडिया की तरह कि वो उनको हटा सके, इसलिए जो स्ट्रॉन्ग जो लोग थे, जो पावर में जो लोग थे, वो और पावरफुल हो गए, वो अपने आप को प्रेसिडेंट बना दिए रशिया में, तुर्कमेनिस्तान में और उज्बेकिस्तान में। ये एक बहुत बड़ा इमीडिएट कॉज था। Russia revived in 2000 due to export of natural resources like oil, natural gas and minerals which were available in abundance in Azerbaijan, Kazakhstan, Russia, Turkmenistan and Uzbekistan, and from where these pipelines crossed were paid or rent. अब यहाँ से देखो, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि रशिया, अब हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे रशिया पूरी तरह से एक तरह से खत्म हो चुका था। उसकी रशिया की जो
करेंसी थी रूबल, उसकी भी वैल्यू गिरने लग गई थी। और रशिया ने फिर से बाउंस बैक करा, फिर से रिवाइव करा 2000 में। किसकी वजह से? क्योंकि उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज थे जैसे ऑयल, नेचुरल गैस और मिनरल्स वगैरह जो है वहाँ पे अच्छे क्वांटिटी में जो प्रेजेंट थे अजरबैजान में, कजाकिस्तान में, रशिया में, तुर्कमेनिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, इनमें जो है ये नेचुरल रिसोर्सेज अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल थे, इसलिए वो उसको एक्सपोर्ट करने लगे, जिसकी वजह से रूबल की जो वैल्यू है वो भी थोड़ी बढ़ने लगी। आगे देखते हैं। Most of the former Soviet republic had civil wars and insurgencies as in Russia. Two republics, Chechnya and Dagestan, had violent secessionist movement in Central Asia. Civil war took place in Azerbaijan and Georgia. यानी अब जैसे बहुत सारे जो सोवियत रिपब्लिक्स थे उनके अंदर जो है सिविल वॉर्स वगैरह चलने लग गए थे रशिया की तरह। अब दो रिपब्लिक थे, चेचनिया और दागिस्तान। इनके अंदर क्या है, ये सेक्शनिस्ट मूवमेंट चलने लगे, यानी कौन बड़ा है सेंट्रल एशिया के अंदर जो है, कौन किसका वर्चस्व ज्यादा है, कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन इसका सक्सेसर स्टेट होगा। उसके लिए क्या होने लग गया, इनके बीच में वायलेंट मूवमेंट चलने लग गए। अब सिविल वॉर जो है अजरबैजान और जॉर्जिया में होने लग गए। और जो चेकोस्लोवाकिया जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। और बहुत सारी कंट्रीज और प्रोविंसेस जैसे यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया वो एक नदी को लेकर जो है उनकी लड़ने लग गए थे। और इसी वजह से उनकी जो ऑर्डिनरी पीपल है उनकी लाइफ जो डिफिकल्ट हो गई थी और उनमें जो है इंस्टेबिलिटी आ गई थी। 17 पॉइंट है, The Central Asian republics were rich in hydrocarbon resources for economic benefit as oil companies and outside powers had a competition to exploit these natural resources. Also, the US approached them to hire bases and territories during wars in Iraq and Afghanistan. यानी जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे वो हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज के लिए वो बहुत रिच थे, यानी उनके पास जो है हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज अच्छी मात्रा में उपलब्ध थे जो इनको इकोनॉमिक बेनिफिट भी देते थे। जैसे ऑयल कंपनीज वहाँ पे वो खोल सकते थे। और बहुत सारे जो पावर्स है यानी अदर जो पावर्स है वो ये चाहती थी कि अब इनका जो नेचुरल रिसोर्स है जल्दी से जल्दी एक्सप्लॉइट हो, जिससे क्या हो हमारा जो वर्चस्व वापस आ सके, हम वापस जो है सुपर पावर कहला सके। बट इसीलिए जो यूएस ने भी ना जब इराक और अफगानिस्तान का वॉर चल रहा था उस टाइम पे इनको अप्रोच करा था कि हम जो है हमारे जो हम है आपकी जो टेरिटरीज है, जो बेसिस है उसको हायर करना चाहते हैं। Russia and India share a vision of multipolar world order, collective security, greater regionalism, negotiated settlements of international conflicts on independent foreign policy and decision making through UN. अब रशिया और इंडिया हम सब जानते हैं कि इनकी दोस्ती बहुत अच्छी है। रशिया और इंडिया इन दोनों ने अपने विजन शेयर करे मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर पे। अब मल्टीपोलर क्या होता है? अब दोस्तों वैसे हम इसके वर्ड की आगे बात करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो हमने नीचे लिख रखा है। मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि मल्टीपोलर ये होता है यानी पूरे वर्ल्ड को खाली एक या दो सुपर पावर से डोमिनेट नहीं किया जाए। पूरे वर्ल्ड में जो अलग अलग कंट्रीज का जो अलग अलग ग्रुप बन जाए जो है अलग जो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करे, यानी केवल एक सुपर पावर से पूरे वर्ल्ड डोमिनेट नहीं किया जाना चाहिए, ये मानते थे। ये इन्होंने अपना विजन शेयर किया था। और जो कलेक्टिव सिक्योरिटी होनी चाहिए, यानी दोनों मिलकर एक दूसरे की सिक्योरिटी करे, ये भी हो सकता है, यानी अगर एक को जरूरत है तो दूसरा हेल्प करे और दूसरे को जरूरत है तो पहला हेल्प करे। और ग्रेटर रीजनलिज्म यानी एक दूसरे को जो धर्म है उसका सम्मान करे। और नेगोशिएशन सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स यानी जो भी इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको नेगोशिएशन के थ्रू सुलझाने की कोशिश करे, युद्ध की तरफ ना जाए। और जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है उसको अपनाए और जो भी यूएन के थ्रू डिसीजन लिया जाता है उसको माने। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं हम। इंडिया इज बेनिफिटेड फ्रॉम रशिया ऑन इश्यूज ऑफ कश्मीर, एनर्जी सप्लाई, शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, एक्सेस टू सेंट्रल एशिया एंड बैलेंसिंग इट्स रिलेशन विद चाइना। यानी इंडिया को रशिया से बहुत बार बेनिफिट मिला है। जैसे कश्मीर में जो इश्यूज हुए थे उसके अंदर, एनर्जी सप्लाई जो हुई थी उसके अंदर, जो इंटरनेशनल टेररिज्म की इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए और सेंट्रल एशिया में एक्सेस पाने के लिए और चाइना के साथ जो है इंडिया के रिलेशन अच्छे बनाने के लिए, उनमें बैलेंस रखने के लिए रशिया ने इंडिया की बहुत हेल्प करी थी। पर ऐसा नहीं है कि खाली रशिया ने हेल्प करी थी। इन रिटर्न रशिया had also been benefited for India on the ground of second largest arms market for रशिया। यानी ऐसा नहीं है कि खाली रशिया ने ही हेल्प करी इंडिया की, इंडिया ने रशिया की हेल्प नहीं करी। इंडिया है वो भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है रशिया के लिए, क्योंकि इंडिया जो है रशिया का सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट है। आर्म्स मार्केट यानी जो वेपन्स है वो सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे जो है रशिया इंडिया से इंपोर्ट करता है।
अब देखते हैं ऐसे वर्ड जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जो मैटर करते हैं, जो पेपर में आ सकते हैं। फर्स्ट है सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम क्या होता है? सोवियत सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर रशियन रिवॉल्यूशन इन 1917 बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ egalitarian society and planned economic control by the state। यानी सोवियत सिस्टम क्या था? सोवियत सिस्टम जो 1917 में जो रशियन रिवॉल्यूशन आया था उसके बाद आया था। ये जो है इगलिटेरियन सोसाइटी के बेस प्रिंसिपल पे काम करता था। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है? ये होता है कि हर इंसान को जो इक्वल राइट्स मिले, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इस पे काम करता था। और जो पूरी जो प्लान्ड इकोनॉमी थी वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती थी? स्टेट के द्वारा। अब जानते हैं सोशलिस्ट ब्लॉक क्या था। द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज वर नोन एज सोशलिस्ट ब्लॉक बिकॉज दीज कंट्रीज वर liberated from the fascist forces and their political and economic system were based on this bloc only। यानी जो यूरोपियन कंट्री, ईस्ट यूरोपियन जो कंट्रीज है उनको सोवियत सोशलिस्ट ब्लॉक कहा जाता है, क्योंकि ये जो कंट्री है ये जो एक तरह से जो तानाशाही जो फौज थी उनके थ्रू आज़ाद, उनके चंगुल से आज़ाद हुई थी, और उनके जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम था वो पूरे सोशलिस्ट ब्लॉक पे डिपेंडेंट था या फिर बेस्ड था। अब जानते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। इन दिस इकोनॉमी लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द कैपिटलिस्ट। यानी जो इस इकोनॉमी क्या होता है, जो जमीन और प्रोडक्टिव एसेट जो भी होते हैं वो जो कैपिटलिस्ट होते हैं, यानी जो धनी व्यक्ति होते हैं जिनकी खुद की जमीन होती है, खुद के जो प्रोडक्टिव एसेट होते हैं उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो कि यूएस में सिस्टम चलता था। और यूनिपोलर सिस्टम क्या होता है? अफेयर्स एंड इंटरनेशनल लेवल आर डोमिनेटेड बाय ओनली वन सुपर पावर। यानी एक सुपर पावर के थ्रू जो सारे जो इंटरनेशनल लेवल के जो भी अफेयर्स है वो डोमिनेट किए जाए उसको बोलते हैं यूनिपोलर सिस्टम। और मल्टीपोलर सिस्टम होते हैं अफेयर्स एंड इंटरनेशनल लेवल कैन नॉट बी डोमिनेटेड बाय वन सुपर पावर ओनली, इंस्टेड ग्रुप ऑफ कंट्रीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। यानी मल्टीपोलर सिस्टम ये होता है कि जो सारे जो इंटरनेशनल लेवल के जो अफेयर्स है वो खाली एक सुपर पावर के द्वारा डोमिनेट नहीं किए जाने चाहिए। पूरे जो मतलब अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग ग्रुप्स जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने चाहिए। अब जानते हैं egalitarian society क्या होता है। It believes that all people are equally important and should have the same right and opportunity in life। यानी ये मानता है कि हर जो लोग है, हर लोगों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, सब लोग इक्वल है और इम्पोर्टेंट है, और सबको जो है सेम राइट्स और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपने लाइफ में। अब जानते हैं लार्जेस्ट गैराज सेल क्या था। It was resulted due to shock therapy to undervalue the valuable industries of USSR to sell them at throwaway prices। यानी ये शॉक थेरेपी की वजह से हुआ था। ये क्यों किया गया था? इससे जो है जो यूएसएसआर की जो करेंसी है, जो वैल्यूबल इंडस्ट्री है, उनको जो है अंडर वैल्यू करना चाहते थे, उनको जो कम प्राइसेस में बेचना चाहते थे। अब शॉक थेरेपी क्या होता है वो जानते हैं। द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम authoritarian socialist system to a democratic capitalist system in Russia, Central Asia and East Europe under the influence of the World Bank and IMF। यानी जो अभी जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि सोशलिस्ट सिस्टम से डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो पूरा ट्रांजिशन हुआ, पूरा स्विच हुआ है, उस पूरे रशिया में, सेंट्रल एशिया में, ईस्ट यूरोप में जो वर्ल्ड बैंक और IMF से इन्फ्लुएंस होके हुआ है, उस पूरी प्रोसेस को शॉक थेरेपी कहते हैं। अब टाइमलाइन देख लेते हैं कि कौन कौन से सन इंपॉर्टेंट है, हमें याद करने चाहिए। मार्च 1985 में क्या हुआ था? मिखेल गोर्बाचेव इलेक्टेड एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन अपॉइंट्स बोरिस येल्टसिन एज द हेड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन मॉस्को, इनिशिएट ए सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स इन सोवियत यूनियन। यानी मिखेल गोर्बाचेव जो था वो जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी जो इलेक्ट हुआ था, सोवियत यूनियन की जो पार्टी थी वो इलेक्ट हुआ था मार्च 1985 में। और जो बोरिस येल्टसिन है उसको कम्युनिस्ट पार्टी, मॉस्को की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका हेड अपॉइंट किया गया था। और बाकी जो सोवियत यूनियन में जो रिफॉर्म्स की सीरीज चलाई गई थी। 1988 में इंडिपेंडेंस मूवमेंट बिगिंस इन लिथुआनिया, लेटर स्प्रेड्स टू एस्टोनिया एंड लाटविया। यानी 1988 में जो लिथुआनिया में जो है इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया, बाद में ये जो मूवमेंट है एस्टोनिया और लाटविया में भी फैल गया। उसके बाद अक्टूबर 1989 में क्या हुआ था? सोवियत यूनियन डिक्लेयर्स दैट द वर्सो पैक्ट मेंबर्स आर फ्री टू डिसाइड देयर ओन फ्यूचर, बर्लिन वॉल फॉल्स इन नवंबर। यानी अक्टूबर 1989 में क्या हुआ था कि सोवियत यूनियन ने डिक्लेयर कर दिया था कि वर्सो पैक्ट के जो मेंबर्स है वो अपना खुद का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए फ्री है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि वर्सो पैक्ट जो है वो सोवियत यूनियन के अंडर आती थी, पर जैसे सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया या फिर डिसइंटीग्रेशन होने वाला था, उस टाइम पे जो सोवियत यूनियन ने कह दिया कि वर्सो पैक्ट के जो मेंबर्स कंट्री है वो फ्री है अपना फ्यूचर डिजाइन करने के लिए। और इसी दिन जो है बर्लिन वॉल भी गिरी थी। इसी दिन सॉरी दोस्तों नवंबर में जो है बर्लिन वॉल भी गिरी थी।
अब फरवरी 1990 में क्या हुआ था, गोरबाचेव जो है उसे सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसको 72 ईयर लॉन्ग मोनोपोली जो चलती आई है उसको जो है खत्म कर दिया था। किसकी वजह से? सोवियत यूनियन सोवियत जो पार्लियामेंट आया था ड्यूमा, उसके कहने पर या फिर उसकी जो मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स लाने के लिए उसने जो कम्युनिस्ट पार्टी को खत्म कर दिया था, उसकी जो मोनोपोली जो 72 सालों से चलती आ रही थी उसको खत्म कर दिया था। मार्च 1990 में लिथुआनिया बिकम द फर्स्ट ऑफ द 15 सोवियत रिपब्लिक टू डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस। यानी कि 1990 में लिथुआनिया पहला ऐसा इंडिपेंडेंट है पूरे 15 सोवियत रिपब्लिक्स में से जिसने इंडिपेंडेंस घोषित किया था। जून 1990 में रशियन पार्लियामेंट डिक्लेयर्स इट्स डिपेंडेंस फ्रॉम द सोवियत यूनियन। यानी रशियन पार्लियामेंट जो थी फिर उसने जून 1990 में डिक्लेयर कर दिया कि अब वो जो है सोवियत यूनियन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है। फिर जून 1991 में येल्सिन नो लॉन्गर इन कम्युनिस्ट पार्टी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। 1991 जून 1991 में क्या हुआ, जो बोरिस येल्सिन था वो कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर नहीं रहा और वो रशिया का जो प्रेसिडेंट बन गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पावर में लोग थे उन्होंने वीक पार्लियामेंट और अनइंडिपेंडेंट जो जुडिशरी होने की वजह से अपने आप को प्रेसिडेंट बना लिया था, वैसे येल्सिन ने भी बनाया था। अगस्त 1991 में द कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स स्टेज ऑन अबॉर्टिव कोप अगेंस्ट गोरबाचेव। यानी कम्युनिस्ट पार्टी के जो हार्डलाइनर्स थे उन जो इनके अपोजिशन में थे उन्होंने गोरबाचेव के खिलाफ बहुत सारे जो है अबॉर्टिव कोप किए थे। सितंबर 1991 में क्या हुआ था, 3 बाल्टिक रिपब्लिक ऑफ एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया बिकम यूएन मेंबर्स। यानी जो 3 रिपब्लिक बाल्टिक रिपब्लिक थे एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीनों जो यूएन के मेंबर बन गए। बाद में इन्होंने नाटो मार्च 2004 में नाटो को ज्वाइन कर लिया था। अब देखिए अभी इन्होंने नाटो को ज्वाइन करा जब रशिया ने इनके साथ कुछ नहीं करा, बट जैसे यूक्रेन करा था तो इसने जो है यूक्रेन पे हमला कर दिया क्योंकि यूक्रेन जो एक इम्पोर्टेंट टेरिटरी है। दिसंबर 1991 में रशिया, बेलारूस एंड यूक्रेन डिसाइडेड टू annul the 1992 treaty on the creation of USSR and established the Commonwealth of Independent States CIS। अब जैसे पहले हम इसको जान लेते हैं, यानी दिसंबर 1991 में क्या हुआ, रशिया, बेलारूस और यूक्रेन ने डिसाइड करा कि 1992 की जो ट्रीटी हुई थी क्रिएशन ऑफ यूएसएसआर, यानी 1992 में ट्रीटी हुई कि यूएसएसआर को ख़त्म कर देना चाहिए और जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट यानी CIS उसको एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। ये तीन किसने सोचा? रशिया, बेलारूस और यूक्रेन ने। और आर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्दोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान ज्वाइन द CIS। यानी जो कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट है वो इन सब कंट्रीज ने ज्वाइन कर लिया था। जॉर्जिया ने 1993 में ज्वाइन करा था। रशिया टुक वंस द USSR सीट इन यूनाइटेड नेशन। यानी दिसंबर 1991 में रशिया ने जो है यूनाइटेड नेशन में USSR की सीट ली थी। अब लास्ट पॉइंट है 25 दिसंबर 1991 में गोरबाचेव रिजाइंस एज द प्रेसिडेंट ऑफ द सोवियत यूनियन, द एंड ऑफ सोवियत यूनियन। यानी 25 नवंबर 1991 में गोरबाचेव ने जो सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट के पद से जो है रिजाइन कर दिया था और जो सोवियत यूनियन का भी अंत हो गया था, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का चैप्टर। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, उसको ज्वाइन करके आप इसकी PDF को पा सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस चैनल पे मैंने आपके लिए ऐसा हेल्पफुल कंटेंट अपलोड कर भी दिया और आगे भी करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम ब्रेक योर लिमिट्स।